स्वामित्व योजना के पायलट फेज के तहत संवाद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीणों को काफी लाभ होगा और साथ ही गांवों में संपत्ति को लेकर के अनावश्यक विवाद भी नहीं होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना का लोकार्पण किया और मुझे भी एक जगह पर सम्मिलित होना था, तो हरिद्वार में आने का आज मुख्य मकसद प्रधानमंत्री जी ने जो स्वामित्व योजना लोकार्पित की है उसमें सम्मिलित होना था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से गाँव के बारे में शुरू से ही जो काम किए हैं उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से जो गाँव में जो स्वामित्व योजना आज लॉन्च हुई है, हमारे गांव के जो लोग हैं, जो किसान हैं, बेसिकली कुछ लोग बहुत गरीब लोग भी हैं, उन सबको आज अपनी संपत्ति का अधिकार प्रमाण पत्र दिया गया है। पहुंचे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और इस दौरान उन्होंने स्वामित्व योजना जिसका आज शुभारंभ किया गया है, पायलट फेज की शुरुआत हुई है, उसमें कुछ 6 राज्यों के जो ग्रामीण लोग हैं उनको चिन्हित किया गया था और उन्हीं को कार्ड बांटे गए हैं। विकास खरे फोनलाइन पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विकास, क्या कुछ जानकारी है? स्वामित्व योजना के कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए, लेकिन उसके अलावा सीएम ने और क्या कुछ वहां पर किया? बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज जी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचने से पहले सुबह राजाजी टाइगर रिजर्व की चिल्ला रेंज में भी गए, जहां उन्होंने पर्यटकों के लिए बनाए जा रहे सफारी ट्रैक का निरीक्षण भी किया और साथ ही चिल्ला में राजाजी के पालतू हाथियों को फल भी खिलाए। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के पायलट फेज के तहत संवाद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के ग्रामीण को बहुत लाभ होगा और साथ ही गांव में संपत्ति को लेकर अनावश्यक विवाद भी नहीं होंगे। जी विकास, इसके अलावा क्या कुछ दिशा निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर सफारी ट्रैक का निरीक्षण किया है? बिल्कुल, बात की जाए तो जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हरिद्वार दौरे पर थे, तो उन्होंने कोरोना काल का हवाला देते हुए जो कुंभ के कार्य निर्माण जो अधूरे पड़े हैं उनको भी जल्द से जल्द कार्य पूरे होने के आश्वासन दिया है और साथ ही जो संतों के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्होंने भी जल्द ही कुंभ के जो भी कार्य निर्माण अधूरे पड़े हैं तो जल्द ही कार्य पूरे होने का हवाला देते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जी, इसके अलावा जिस तरीके से महामंडलेश्वर जी से मुलाकात हुई है सीएम की, तो क्या वहां पर गंगा का जो चैनल स्कैप का जो मामला है उसके बारे में भी क्या वहां पर कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, बात की जाए तो मुख्यमंत्री जी जो है परिवार के साथ पहुंचे थे। इस तरह की अभी वार्तालाप गंगा के संबंध में नहीं हुई है। हालांकि अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी ने कहा कि आगे की जो मीटिंग हो उसमें सारी वार्तालाप की जाएगी। और बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जो जैसे कि कुंभ का जो फिलहाल कार्य निर्माण चल रहा है, लेकिन कोरोना काल का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ा है कि अभी जो कार्य निर्माण अधूरे पड़े हैं वो जल्द से जल्द किए। हालांकि धरातल पर जिस तरह काम अभी निर्माण अधूरे पड़े हैं और विकट जो कुंभ के मात्र 3 से 4 महीने रह चुके हैं, तो ऐसे में अगर कुंभ भव्य हरिद्वार में कहने की बात की जा रही है, कोरोना काल का हवाला दिया जा रहा है, तो साफ तौर पे देखना ये होगा कि कब तक कुंभ के कार्य पूरे हो पाते हैं। क्या कुंभ के अधूरे कार्य इस तरह से छूटे रहेंगे? जी विकास, इसके अलावा स्वामित्व योजना की अगर बात की जाए, जिसके कार्यक्रम के लिए वहां पर सीएम पहुंचे थे, क्या जिस तरीके से पायलट फेज की अब शुरुआत हुई है और अगली कड़ी में क्या कुछ जो प्लानिंग है सरकार की तरफ से, वो क्या कुछ इसके बारे में क्या कोई जानकारी है? बिल्कुल, बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के पायलट फेज के तहत संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से योजना के ग्रामीण को बहुत लाभ भी होगा और गांव में जो संपत्ति को लेकर अनावश्यक विवाद है यह भी न होगा। तो इस पर साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के जो भी और अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया कि जो संपत्ति को लेकर अनावश्यक विवाद थे वो भी पूरी तरह से खत्म होंगे। इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर आश्वासन दिया कि इस तरह से जो विवाद संपत्ति को लेकर होते हैं ये भी नहीं होंगे। जी बिल्कुल विकास, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से आज सीएम रावत जो है वो हरिद्वार पहुंचे और वहां पर उन्होंने महामंडलेश्वर से भी मुलाकात की और इसके अलावा भी और कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की।
वहीं 3 तलाक की लड़ाई लड़कर सरकार से कानून बनवाने वाली याचिकाकर्ता सायरा बानो ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सायरा बानो को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं सायरा बानो ने बीजेपी में मुस्लिम समुदाय के लिए बेहतर काम करने को लेकर के पार्टी में निष्ठा व्यक्त की है। बता दें कि काशीपुर की सायरा बानो ने 3 तलाक की लड़ाई लड़ी थी और कानून बनवाने में अहम योगदान दिया था, जिसके बाद लगातार सायरा बानो बीजेपी के पदाधिकारियों के संपर्क में बनी हुई थी, जिसके चलते लंबे समय के बाद सायरा बानो ने बीजेपी में निष्ठा व्यक्त करते हुए सदस्यता भी अब ग्रहण कर ली है। बीजेपी पार्टी की जो उदारवादी नीति है और ख़ासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में उन्होंने सोचा, जैसे कि ट्रिपल तलाक का मैटर था, बहुत सी महिलाएं पीड़ित थी, उसकी वजह से जो आज़ादी दी है बीजेपी पार्टी ने, जो एक बिल पास किया है और कानून जो दिया है मुस्लिम समुदाय के को तो उसे देखते हुए मैंने बीजेपी ज्वाइन की है और मैं महिला उत्थान के लिए और सामाजिक विकास के रूप में कार्य करना। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों को कोविड-19 टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म करने पर पर्यटकों का पहाड़ों की रानी मसूरी में रौनक लगातार वहां पर जारी है, जिससे मसूरी की सड़कों पर जाम जैसी स्थिति जो हो रही थी और मसूरी का दिल कहे जाने वाले मॉल रोड पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहे हैं। और इस दौरान पर्यटकों का ये भी कहना है कि हम लोग हर साल मसूरी घूमने आते थे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण हम मसूरी नहीं आ पाए, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों के लिए उत्तराखंड को अब खोल दिया है, जिसको देखते हुए हमने भी मसूरी का प्लान बनाया। देखिए, पिछले 6 महीने से कोरोना काल में विश्व भर के लॉकआउट में पूरी मसूरी के व्यापारी, स्थानीय निवासी लोग बेरोजगार हो गए थे, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। लेकिन पर्यटकों के आने से, आवाजाही से सबके मुंह पे बड़ी रौनक आई है, कारोबार बढ़े हैं और पर्यटकों की आने जाने से शहर में पर्यटक एक क्षेत्र होने का एक सीधा असर दिख रहा है। लेकिन साथ साथ पुलिस मुस्तैद है, हर जगह प्रशासन देख रहा है, लेकिन हमें कोविड-19 के नियमों का पालन करना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। लगातार अब मसूरी में लोग जो हैं वो पहुंचने लगे हैं, क्योंकि अब उत्तराखंड सरकार ने थोड़ी छूट दी है। लॉकडाउन जिस तरीके से लगाया गया था कोरोना महामारी के चलते, उससे पूरा कारोबार ही जो कि वहां पर पर्यटकों पर ही निर्भर करता है, अधिकतम व्यापारी पर्यटकों की वजह से ही वहां पर अपना कामकाज चला पाते हैं। और अब जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, उसी को देखते हुए वहां पर लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने कुछ छूट दी है, जिसके चलते अब वहां पर जो पर्यटक हैं वह पहुंच रहे हैं। देश विदेशों से लोग वहां पर अब जाने लगे हैं और वहां का लुत्फ उठाने लगे। योगनगरी ऋषिकेश में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ऋषिकेश क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं और युवतियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। श्यामपुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने साइकिल रैली में भाग लेने वाली टीम को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। बता दें कि यह आयोजन एम्स के गेट नंबर 2 के पास से हरिद्वार के चीला बैराज तक किया गया है और गंगा के तट पर इस लंबी दूरी की साइकिल रैली का उद्देश्य युवा पीढ़ी में हो रही नशे की लत और मानसिक तनाव को दूर करना है। के समय जो हमारी युवा पीढ़ी है वो मोबाइल और महंगी गाड़ियाँ और इधर उधर अपनी एक्टिविटी जो पब्लिक से छुप के जो हमको शिकायतें आती हैं, तो हमारे जो साथी है, अमन है, प्रिंस है, इनके माध्यम से, अपने दीपक हैं, तो इनके माध्यम से आज हमने एक साइकिल रैली का आयोजन रखा हुआ है और इसमें 100 से ज़्यादा बच्चों से हमारी कनेक्टिविटी हुई थी। मेन उद्देश्य हमारा यह है कि एक तो बच्चा हेल्थ कॉन्शियस हो, दूसरा उसमें ये जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की समस्या पूरे देश में है, उससे भी हमको बहुत बड़ी मात्रा में फ़ायदा मिलेगा। ऋषिकेश में साइकिल रैली का आयोजन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य, जिस तरीके से आयोजनकर्ताओं ने बताया है, कि जो लोग आप छिप कर जो एक्टिविटी करते हैं उससे, ताकि तनाव से, जो युवाओं में तनाव की स्थिति आजकल देखने को मिल रही है, उससे छुटकारा मिल सके और जिस तरीके से गाड़ियों से जो प्रदूषण फैलता है उससे भी छुटकारा मिल सके। ये इसके कुछ मुख्य उद्देश्य आयोजनकर्ताओं ने बताए हैं। और जिस तरीके से युवाओं से संपर्क साध करके ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, इसमें उन्होंने बताया है कि 100 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है। एम्स से
इस साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत दिनेशपुर के कुला गांव में पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे लाभार्थियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी और मंत्री ने जिले की 3 तहसीलों के 6,598 किसानों को स्वामित्व योजना के कार्ड बांटे और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि मार्च तक जिले के 50,000 किसानों को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा और पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आज देश भर के 6 राज्यों के 763 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया है और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उत्तराखंड के 2 जिले उधम सिंह नगर और पौड़ी को इस योजना में शामिल किया गया। 40 गांव के 6,598 लोगों को राज्य के पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने प्रॉपर्टी कार्ड दिए। कोरोना वायरस ने अपने प्रकोप से सभी देशों को प्रभावित किया है, तो वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। यहां पर कोरोना वायरस पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों के संचालन पर रोक लगा रखी है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जबकि निजी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। सरकारी विद्यालय के बच्चे निजी विद्यालयों के बच्चों से पीछे न रहें, ऐसे में बाजपुर की उप शिक्षा अधिकारी प्रेमा बिष्ट ने कोविड-19 सारथी बनाने का निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी अधिकारियों को भी उपलब्ध करवाई गई है। जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी प्रेमा बिष्ट ने 87 कोविड-19 सारथी बनाए हैं और जो लोगों को लॉकडाउन से लेकर के अभी तक अपने घरों गुरुद्वारों में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें बीडीसी सदस्य, गुरुद्वारे के ग्रंथी समेत अन्य लोग भी शामिल हैं। और मैं ग्राम पंचायत सिकड़ी में रहता हूँ और जब से कोरोना कोविड हो चला है और जब से स्कूल बंद हो गए हैं, स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए और मैं योगदान दे रहा हूँ और अपने घर पे ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और जैसे ही ब्लॉक से एक समूह सार्थक की एक सुविधा चली थी, जिससे हमारे गुरुजी ने बोला था, तो इसके वजह से जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ घर पे कोविड सारथी की वजह से। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है बच्चों को पढ़ाने से। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की
पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी में विभिन्न कंपनियों के मोबाइल टावरों में तैनात टावर गार्ड श्रमिकों ने समस्याओं को लेकर के डीएम को ज्ञापन भेज करके कार्रवाई की मांग की है। गार्ड श्रमिकों की मांग है कि श्रम कानूनों के अनुसार उन्हें भी मानदेय दिया जाए। टावर साइड गार्ड और टावर साइड ऑनर्स यूनियन से जुड़े हुए टावर गार्ड श्रमिकों की बैठक हुई है। बैठक में 6 सूत्री मांगों को हल करने की मांग की गई है। यूनियन के अध्यक्ष अकबर सिंह पुंडीर ने यह कहा है कि श्रम कानूनों के अनुसार उन्हें मानदेय देने के अलावा प्रत्येक गार्ड का परिचय पत्र बनाने, साइट पर रात्रि ड्यूटी के लिए टॉर्च दस्तानों की व्यवस्था करने सहित कई मांगे डीएम के माध्यम से उन्होंने अपने सामने रखी हैं। क्या मांगा आप लोगों की आज बैठक यहाँ पे की? हमारी बैठक की ये हिसाब की जो है हम आज जो है 2008-9 से यहाँ पे काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो इसका हमारे पास कोई ऐसा परिचय नहीं है कि हम वाकई में टावर पे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे आज की डेट में ये श्रम कानून के अंतर्गत जो हम वेतनमान दिया जाता है उससे हमें हट के जो है मात्र 100 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है, जबकि 24 घंटे की ड्यूटी है। इसमें न कोई होली की छुट्टी है, न कोई दिवाली की छुट्टी है, न कोई संडे है, न कोई इतवार है। मेरा यही इस संबंध में कहना है कि गार्डों को श्रम कानून के तहत वेतनमान दिया जाए और जो हमारे कुछ ऑनर हैं उनका जो कंपनी द्वारा किराया कम कर दिया गया है उस संबंध में बैठक रखी गई थी, जबकि कंपनी को भरपूर अच्छी कमाई हो रही है, अच्छा फायदा मिल रहा है। बलवंत रावत हमारे संवाददाता टिहरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। बलवंत, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? जिस तरीके से उन्होंने अपना दुख सुनाया है कि उन्हें एक दिन का सिर्फ 100 रुपये ही उन्हें दिया जाता है, श्रमिक कानून के तहत उनको मानदेय मिलना चाहिए, इस बारे में अब क्या कुछ उन्हें आश्वासन दिया गया है? जी बिल्कुल जी अजिंदर, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे टावर साइड गार्ड एसोसिएशन है, इसके जो इसमें जो विभिन्न टावरों में यहाँ पे काम कर रहे हैं इसके जो कर्मचारी हैं, इनके आज एक बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक का आयोजन इन्होंने जिलाधिकारी को संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है जो उनकी 6 सूत्रीय मांग है। कई वर्षों से ये समस्या बनी हुई है जिसका निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। इस संबंध में इनका कहना है कि उन्होंने इससे पूर्व भी जो यहाँ पर प्रशासन को इस संबंध में ज्ञापन दिए थे, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अभी नए जिलाधिकारी यहाँ टिहरी जिले में युवा श्रीवास्तव भी यहाँ पर आए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा इनको ज्ञापन दिया तो समय लगता है कि शायद इनकी समस्या का निस्तारण हो पाने की उम्मीद इसमें लगाई जा रही है। जी कुछ आश्वासन कोई उन्हें दिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से? जी मैं बता दूं कि यहाँ इनका कहना है कि उन्होंने ज्ञापन तो दिया है लेकिन अभी तक जो इनको आश्वासन नहीं मिलता है, लेकिन अभी तक जो इनका जो मांगे इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जिनको मानते इनको 100 रुपये दिन के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि श्रम कानून के उसमें कुछ और मानकों के अनुसार इनको वेतन इनको नहीं दिया जा रहा है। तो तमाम इनकी जो 6 सूत्रीय समस्या इसमें आकर होना इनका कहना है कि बहुत जरूरी है। कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने एकजुट होकर के अपनी समस्या को प्रशासन के सामने रखा है? जी मैं बता दूं कि इस समय जो यूनियन की बात की तो इस समय यूनियन में जो 46 जो जिले में विभिन्न 46 लोग हैं जो यहाँ पे काम इस समय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से जो टावर पर काम करने वाले जो गार्ड हैं उन्होंने अपनी समस्याओं को सामने रखा है और साथ ही साथ जो श्रमिक कानून के तहत जो मानदेय तय किया गया है उसकी मांग उन्होंने की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। डांडा मंडी में जनसंवाद कार्यक्रम और जन समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक का आयोजन किया गया। विकास खंडर द्वारेखाल के न्यायिक पंचायत स्तर पर स्थानीय लोगों की समस्याओं के निदान और विकास कार्यों की समीक्षा और जन सुनवाई की गई। इस मौके पर डांडा मंडी में गेंद मेले के आयोजन स्थल में 30 लाख की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय भवन और मंच की नींव भी रखी गई। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख राणा ने यह कहा है कि अब द्वारेखाल की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वह स्थानीय जनता के साथ मिलकर इस उपेक्षित क्षेत्र के विकास की लड़ाई का झंडा बुलंद करेंगे। दोस्तों जिवें तुहानूं पता ही है कि लोक विरोधी किसान विरोधी जिहड़े बिल। वहीं सितारगंज में शक्ति फार्म जल कैंप गांव के सब्जी बाजार में 5 लाख की लागत से टाइल्स मार्ग का लोकार्पण वहां पर किया गया है। इसका लोकार्पण विधायक सौरभ बहुगुणा ने किया है और साथ ही शक्ति फार्म क्षेत्र में
सैकड़ों के निर्माण की घोषणा वहां पर की गई है और इस मौके पर बीजेपी नेताओं के साथ साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे। और बता दें कि सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने शक्ति फार्म क्षेत्र में पहुंचकर कई सड़कों का शिलान्यास किया है, जिसमें जलकैंप गांव के सब्जी बाजार में बने टाइल्स रोड और गोविंद नगर में बने 2 किलोमीटर रोड का शिलान्यास किया गया। टेंडर स्वीकृत हो चुका है। उसमें ऑलरेडी जो टेंडर हुआ था वो अवार्ड भी हो चुका है। कोई गोयल कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने अपना प्लांट लगाना शुरू कर दिया है वहाँ पे। और आपको इसी महीने के 10-15 तारीख के 15 तारीख के आसपास तो बहुत तेजी से काम होता हुआ उस पर ऑलरेडी हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। वो नंदनीय है कि अगर आज भी लिख के आ रहा है तो बहुत ही खराब बात है। और मैंने और माननीय हमारे सांसद महोदय अजय भट्ट जी ने, हम दोनों ने चिट्ठी लिख के हमारी राज्य सरकार को निवेदन किया है कि इसको जल्द से जल्द हटाना चाहिए और हटना भी चाहिए। वहीं उत्तराखंड में तेज रफ्तार का कहर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां आए दिन तेज रफ्तार की चपेट में आने से मासूमों की मौत हो रही है। एक ऐसा ही ताजा मामला उत्तराखंड के रुड़की से भी सामने आया है, जहां पर तहसील में तैनात तहसीलदार सुनैना राणा और उनके ड्राइवर समेत अर्दली की नैनीताल से लौटते समय सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी अनियंत्रित होकर के बिजनौर के पास नहर में जा गिरी और घटना की सूचना मिलते ही रुड़की तहसील में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया और फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मैडम बहुत अच्छी थी। मैडम का व्यवहार बहुत अच्छा था हमारे लिए। हमारा हर काम बहुत अच्छे से करती थी मैडम, और हमें बहुत दुख हुआ मैडम के जाने से। तो मैडम हमारे साथ तो शुरू से ही बहुत अच्छा व्यवहार रहा। हम मैडम के साथ 3 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा। हमारे लिए तो मैडम बहुत अच्छी थी। हमारे लिए क्या, सारे स्टाफ के लिए अच्छी थी, सबके लिए, पूरे स्टाफ के लिए अच्छी थी। तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी की चपेट में तहसीलदार भी आ गई हैं। तहसीलदार समेत 3 लोगों की मौत हुई है। इस खबर से रुड़की तहसील में सन्नाटा छा गया और वहां पर लोगों ने दुख जाहिर किया है। जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने भी दुख जताया है इस घटना पर और मामले में अब पुलिस जांच में जुट गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जो है वो जुट गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसा ही मामला अब ये सामने आया है, जिसमें तहसीलदार समेत 3 लोगों की मौत तेज रफ्तार की वजह से हो गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।